नाज़रीन आदाब, सपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं और हस्ब दस्तूर और हस्ब रिवायत आज भी इस स्पेशल रिपोर्ट में हम मुख्तलिफ खबरों के हवाले से मालूमात और जो लोगों के ग्रीवेंसेस है वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर महबूबा मुफ्ती के हवाले से, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने आज एहतजाज किया और ये धरना उन्होंने शहर श्रीनगर के अंदर नहीं बल्कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर दिया। और जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान महबूबा मुफ्ती ने हाथ में कुछ प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे थे, कुछ फोटोज भी उठाए रखे थे। महबूबा मुफ्ती के साथ पीडीपी के दीगर लीडरान भी यहां पर मौजूद थे और इन्हीं कारकुनों की मौजूदगी में महबूबा मुफ्ती ने यहां पर एहतजाज किया। दरअसल महबूबा मुफ्ती कुछ दिन पहले दिल्ली रवाना हुई थी और उसके बाद बगैर किसी इंफॉर्मेशन के वो यहां पर पहुंच गई और यहां पर एहतजाज किया। और एहतजाज के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो कश्मीर में मासूमों का जो खून किया जा रहा है वो गोडसे का कश्मीर बनाया जा रहा है और यहां की हलाकतों पर उन्होंने इजहार अफसोस भी किया। कश्मीर में सब ठीक ठाक बताकर मुल्क के अवाम को गुमराह किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, यह महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया। महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान यह भी कहा कि कश्मीर में लोगों को गोली मारकर हलाक किया जाता है और जो बच जाता है उससे सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक जेल बन चुका है और हमें कश्मीर में पुरअमन एहतजाज तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस तरह के संगीन इल्जामात महबूबा मुफ्ती की जानिब से मरकजी हुकूमत पर और जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में उन्हें एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा रही है, यही वजह है कि आज उन्हें दिल्ली आकर जंतर मंतर पर आकर एहतजाज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे मुल्क को गोडसे का हिंदुस्तान बना दिया। हालिया अकलीती हालातें सरकार की नाअहली से हुई हैं। सरकार के पास इनपुट्स थे उन हलाकतों को लेकर, लेकिन फिर भी सरकार ऐसे आम शहरियों को बचा न सकी है। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर का हल, खून खराबे पर रोकथाम और क़याम अमन के लिए जरूरी है कि मसले कश्मीर का हल हो जाना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो आज महबूबा मुफ्ती ने जंतर मंतर पर कही है और जंतर मंतर पर उनका यह एहतजाज कवर करने के लिए प्रणेश शर्मा जो हमारे नुमाइंदे थे वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने महबूबा मुफ्ती से कई सारे सवालात भी पूछे। मेरी एक मुस्लिम रियासत थी मगर उन्होंने हिंदुस्तान के साथ इसलिए हाथ मिलाया कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे रहते हैं जिस तरह जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो हमारी सुरक्षा का वादा किया था जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से किरण नजर आई रोशनी की। तो आज हमारे कश्मीर को गोडसे का कश्मीर जब बनाया जा रहा है तो हमारे मुल्क के लोग तमाशा क्यों देख रहे हैं? कश्मीर की सड़कें खून से लथपथ है, कश्मीर में मासूमों का खून बहाया जा रहा है, कश्मीर को गोडसे का कश्मीर बनाया जा रहा है और हमारे मुल्क के लोगों को गलत इत्तला दी जा रही है, गलत खबरें बताई जा रही। कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं है, कश्मीर में लोग बाहर निकलते हैं उनको गोली मार दी जाती है, जो बच जाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। कश्मीर एक जेल बन चुका है, हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, वहाँ प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों को बता रहे हैं, उनको खबरदार कर रहे हैं कि अगर आप अभी नहीं जागोगे तो महात्मा गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बना देंगे ये लोग और फिर आप भी पछताओगे जिस तरह आज जम्मू कश्मीर के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आरोप आपका किसके ऊपर है? क्या मौजूदा आप कह रही हैं जो केंद्र सरकार है वो इस तरह का रवैया अपना रही है जम्मू कश्मीर के अंदर? जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे मुल्क की बात कीजिए। कोई बात करते तो ईडी, एनआईए, यूएपीए लगाते हैं, अखबार वाला हो, कोई जर्नलिस्ट कोई सच्ची बात कहे उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, स्टूडेंट बात करें उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया जाता है, किसान निकले तो इनको खालिस्तानी बोला गया, हम निकलते हैं तो हमें पाकिस्तानी बोलते हैं, नक्सल अर्बन नक्सलाइट्स बोलते हैं। ये तो किसके साथ ये ठीक चलते हैं? किसी के साथ ठीक नहीं। सिर्फ इनका काम है, जो इनके कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, ये मुल्क को उनके लिए चला रहे हैं। इस मुल्क के लोगों के लिए, गरीबों के लिए अगर चलाते तो गंगा में गरीबों की लाशें नहीं बहती। पिछले कुछ दिनों में जो एक विशेष धर्म समुदाय को टारगेट करके किलिंग की गई थी उस पर आपका क्या टेक है? वो बहुत गलत है और वो भी इनकी नाकामी है। इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे सिक्योरिटी के पास
कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाएगा, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाएगा। उसके बावजूद ये नाकाम हो गए उनकी जानें बचाने में। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ये मुल्क में झूठ बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है। जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं है। अगर ये सड़क देखेंगे ये खून से लथपथ है, ये आपको ठीक ठाक लगता है? लेकिन आपको नहीं लगता है जो 370 को हटाया उसके बाद काफी कुछ वहाँ पर बदलाव? हालात खराब हो गए हैं। उसके बाद लोगों को जेल में, घरों में जेल की तरह बंद रखा गया है। कोई बात नहीं कर सकता है। अगर किसी को तकलीफ होगी उसके मुंह पे टेप लगाया जाए, बोलेंगे कि ये चिल्ला नहीं रहा है इसलिए इसकी तकलीफ ठीक होगी, तो क्या वो सही है? इसका हल क्या है, किस तरीके से? इसका हल है मसले कश्मीर हल करो, हल करो मसले कश्मीर हल करो। क्योंकि ना नाज़रीन, आपको याद ही होगा कि हाल ही में नागालैंड के अंदर 15 शहरी जो है वो जाम बहक हुए हैं और इससे सिक्योरिटी फोर्सेज या फौज की फायरिंग के नतीजे में इन 15 लोगों ने जानें गंवा दी है। और इस पर अब बाज़ाब्ता तौर पर वहां की सरकार ने FIR दर्ज किया है और इसी चीज को लेकर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट की शक्ल दी और ट्वीट के दौरान उन्होंने उस FIR का अब वेलकम किया है। नागालैंड में 15 मासूम शहरियों को गोली मारकर हलाक करने के लिए जिम्मेदार फौजियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के इकदाम का महबूबा मुफ्ती ने खैर मकदम किया और बाज़ाब्ता ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि कश्मीर में इस तरह के वाक़ात को कालीन के नीचे धकेल दिया जाता है। यानी उन्होंने जो है फर्क बताया है कि नागालैंड के अंदर जब शहरियों को मारा जाता है और उसके बाद वहां की गवर्नमेंट, वहां की पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है और FIR भी दर्ज होते हैं, लेकिन जब कश्मीर के अंदर यही सिविलियन शहरी हरकतें होती हैं तो यहां पर ऐसे वाक़ात को कालीन के नीचे धकेल दिया जाता है। जबकि लवाहिकीन को फर्जी झड़पों में मारे गए प्यारों की लाशों के लिए भीख मांगनी पड़ती है। दरअसल महबूबा मुफ्ती का ये जो ट्वीट है यह उन्होंने हालिया हलाकतों के पस मंजर में बताया है कि जब हैदरपोरा के अंदर एनकाउंटर हुआ था और उस एनकाउंटर के दौरान जो कुछ शहरी सिविलियन हलाकतें हुई थी और उसके बाद जब उनके लवाहिकीन ने मांग की कि उनकी मैयतें वापस दी जाए तो उसके बाद 2 लोगों की मैयतें वापस दी गई और उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब उन्होंने भीख मांगी तो उसके बाद ही उन्हें ये मैयतें दी गई है। आपको याद ही होगा कि तिरू के मकाम पर, चूंकि आज दाखिला वजीर की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट के अंदर भी इस वाक़े के हवाले से रोशनी डाली गई, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर जिक्र किया और उन्होंने कहा कि तिरू के मकाम पर शर पसंदों से मुतलिक इतलात फौज को मिली थी और एक गाड़ी आई और उसे रुकने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गाड़ी वहां पर नहीं रुकी, जिसकी वजह से फौज ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 में से उस गाड़ी में सवार 6 अफराद जाम बहक हुए। और पुलिस का मानना है कि फिर जो मजीद कुछ लोग इस दौरान झड़पों के दौरान भी मारे गए और उस दौरान एक जवान भी जाम बहक हुआ है और उन्होंने कहा कि यहां पर फौज ने अपने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई है। और जब हम त्रिपुरा माफ कीजिएगा, जब हम नागालैंड के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो उन्होंने भी इस वाक़े पर अफसोस किया और उन्होंने कहा है कि नागालैंड के अंदर नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, यानी फौज को हासिल खुसूसी इख्तियारात है, उनको खत्म किया जाना चाहिए और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि इससे एक काला कानून उन्होंने करार दिया और कहा कि ये खत्म होना चाहिए। और आपको ये भी बताते चले कि जो अफसपा है ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी फौज को हासिल है और साथ ही साथ जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है, नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये मुतालबा न सिर्फ किया बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के एलाई भी हैं, उनके इत्तेहादी भी हैं। तो इस तरह से उनकी जानब से इस तरह का बयान निकलना तो उसके बाद एक नया सियासी चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं PDP की ही, क्योंकि गुलाम नबी लोन हांजुरा का स्टेटमेंट आया है। आपको याद ही होगा कि कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि किसानों की तरह हमें भी कुर्बानी देनी होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि 370 की बहाली के लिए जरूरी है कि हम कुर्बानी दें और जदोजहद जारी रखें। यही सवाल जब आज हमने गुलाम नबी लोन हांजुरा से पूछा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से पूछा तो उनसे हम जानने की कोशिश की कि कुर्बानी से क्या मुराद है और जदोजहद के जराए क्या हो सकते हैं, वसाइल क्या हो सकते हैं, तरीकाकार क्या हो सकता है। तो उस पर गुलाम नबी लोन हांजुरा जो कि PDP के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि PDP ने पहले ही कहा था कि 370 की वापसी के लिए जदोजहद जरूरी है। हांजुरा ने यह भी कहा कि जब तक न 370 की बहाली के लिए कानून के दायरे में रहकर एहतजाज नहीं करेंगे तब तक 370 की वापसी नामुमकिन है।
उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के एहतजाज से हमें ये सीख मिलनी चाहिए कि हक की बहाली के लिए क्या कुछ करना होता है, किन मराहिल से गुजरना होता है। गुलाम नबी लोन हांजुरा ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। देखिए, फारूक साहब हमारे PHD के चेयरमैन हैं, और अगर वो कल कहेंगे कि आपको निकलना है, सड़कों पर बैठना है, तो हम मजबूर हैं निकलने के लिए, क्योंकि हमने यही है 370 और 35A के लिए कुछ भी हमें करना पड़े वो करने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए PHD भी यहाँ कायम की गई है, ताकि सभी पार्टीज इकट्ठे होके, मुत्तहिद होके, अपने दरमियान इत्तेहाद कायम करके इसके खिलाफ। चले, गुलाम नबी लोन हांजुरा का स्टेटमेंट आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला PHD के चेयरमैन हैं, और अगर वो हुक्म करेंगे कि सड़कों पर निकला जाए तो वो उसमें दरीक नहीं करेंगे, बल्कि वो भी सड़कों पर निकल आएंगे। ये गुलाम नबी लोन हांजुरा का कहना था। लेकिन इमरान नबी डार से भी जब हमने यही सवाल पूछा, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान है, उनसे भी हमने कहा कि फारूक साहब का कहना था कि कुर्बानियां देनी पड़ेगी और जदोजहद जारी रखनी पड़ेगी। तो जदोजहद से क्या मुराद हो सकती है? तो उस पर इमरान नबी डार ने कहा है कि अगरचे जदोजहद करने के तरीके नहीं उन्होंने बताए, ताहम ये जरूर कहा है कि आईनी और जमहूरी तौर पर जो कुछ भी मुमकिन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की वापसी के लिए करेगी। उनका कहना था कि 370 मंसूख करने के बाद जहां कश्मीर की लीडरशिप समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप को भी गिरफ्तार किया गया, वहीं तब से ही उनकी जदोजहद यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जदोजहद शुरू हुई, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ये जदोजहद जारी व सारी रहेगी। स्ट्रैटेजी किस तरीके, हमने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी वाज़ेह की है। हमारा जो गोल है वो है रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, और हमारी स्ट्रैटेजी बार बार हम बोलते हैं कि एक पीसफुल तरीके में हमारा एक जो भी इसमें जद्दोजहद रहेगी, पीसफुल रहेगी। ये एक ही तरीके से नहीं हो सकता, ये मल्टी प्रोंग तरीके से चलेगा, और इसी मल्टी प्रोंग तरीके में सब इंस्टीट्यूशंस को हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पीसफुली हम नाज़रीन, हाल ही में ये खबर भी गश्त करने लगी कि जो 7वीं जमात की सिविक्स और हिस्ट्री किताब है, उसमें पैगंबर आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तस्वीर उसमें चस्पा की गई थी, जिस पर मुस्लिम तबके से वाबस्ता और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने सख्त गहरे तशवीश का इजहार किया था। हालांकि इस पर पुलिस की जानब से अब बाज़ाब्ता तौर पर या एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से कार्रवाई भी हुई है। जो दिल्ली की एक पब्लिकेशन थी और जिसने ये किताब छापी थी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। वहीं पर जम्मू कश्मीर के जो मुफ्ती आजम है, मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, उनकी जानिब से भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री एंड सिविक्स की जो किताब मंजर आम पर आई, जिसमें पैगंबर आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को किसी फोटोग्राफ या तस्वीर के जरिए तशबीह देना शरीयत के खिलाफ है, और इससे करोड़ों मुसलमानों के दिल भी मजरूह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी होगी उससे वो कतअन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने हुकूमत जम्मू कश्मीर और मरकजी हुकूमत के ज़ुमाओं से अपील की है कि इस किताब को पूरे मुल्क के अंदर बैन किया जाए, ताकि मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री और सिविक्स टेक्स्ट बुक एडिशन 2020 जो 7वीं क्लास के तलबा और तालिबात के लिए मंजर आम पे आ चुकी हैं, और इसमें से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को किसी इमेजिनरी फोटोग्राफ के ज़रिए बयान करना, ये किसी भी सूरत में हमारे शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं, बल्कि शरीयत इस्लामिया इसकी सख्त तरीन ममानियत है, और ये ब्लस्फेमी के ज़ुमरे में आती है। मैं हुकूमत जम्मू कश्मीर की हुक्मरानों से यही गुजारिश करूँगा कि इस किताब को, बल्कि हिंदुस्तान के ज़ौमा से भी मेरी गुजारिश है कि इस किताब को फौरी तौर पे इसको ज़ब्त किया जाए, और जो JC पब्लिकेशंस के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ संगीन कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, और उनके खिलाफ क्रिमिनल फसादात बर्पा करने की बात।
नजर रखे हालत बेमिना के मकामी लोगों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज किया। मर्द और जन यहां पर आए हुए थे और प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए रखे थे, इंसाफ सरकार से मांग रहे थे। उनका कहना है कि साल 2014-15 में मकबरे के लिए उन्हें जमीन फराहम की गई है रखियारत कॉलोनी में, जिसके बाद वहां मैयतों को दफन करने का सिलसिला भी जारी है तब से। ताहम अब लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस जमीन पर ब्रोकर्स के जरिए प्लॉट्स बना रहे हैं। उनका अब मुतालबा यह है कि वहां कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही रहने दिया जाए और इसे प्लॉट्स में तकसीम ना किया जाए और प्लॉट्स को दूसरी जमीनों पर बनाने का काम शुरू किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने यहां पर कब्रिस्तान फराहम करने के लिए या कब्रिस्तान के लिए जो जमीन उन्हें दी गई है उसके साथ छेड़छाड़ न करने का उन्होंने मुतालबा किया है। मेरा नाम मुख्तार अब्बास है। मैं रखियारत का रहने वाला हूँ। आई एम वन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ बेमना डल कॉलोनी। सर, हम यहाँ पे अभी इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें 2014-15 में ग्रेवयार्ड दिया गया था जिसके लिए गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता टेंडर वगैरह निकाली गई थी। जो मतलब अभी वहाँ पे हमने अमवात अपने जो अमवात है वहाँ पे उनको दफनाया भी है, लेकिन लास्ट ईयर हमें ये पता चला कि लावडा ने विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स वहाँ पे प्लॉट्स काटे हैं। हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारा जो ग्रेवयार्ड है उसको ग्रेवयार्ड ही रहने दे। अगर आपको कॉलोनी बनानी है, वहाँ पे कितनी जमीन पड़ी हुई है, मेहरबानी करके आप वहाँ पे जो भी करना है वो करें। तो मेहरबानी आपकी वसाकत से हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। बीके पोले साहब हमारे परसों वहाँ पे आए थे, उन्होंने भी हमें ये एश्योरेंस दी थी कि आपका जो ग्रेवयार्ड है वो ग्रेवयार्ड ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है लावडा हमें प्रेशराइज क्यों कर रही है। आपकी मदद से हम गवर्नमेंट को ये बताना। चलिए अब खबर गोल चक्कर की। दरअसल ये गोल चक्कर शोपियां का एक इलाका है और यहाँ पर आज सुबह से ही खवातीन सड़कों पर नजर आई। खवातीन ने पूरा चक्का जाम किया था और यहाँ से यानी इस रास्ते से चलने वाले ट्रैफिक को भी फिर रुकना पड़ा। काफी देर तक यहाँ पर जाम भी हुआ। पता करने पर मालूम यही हुआ कि मकामी खवातीन बिजली हुकाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने बिजली की अदम दस्तियाबी को लेकर एहतजाज नहीं किया, उन्होंने ट्रांसफार्मर को लेकर एहतजाज नहीं किया, बल्कि उनका एहतजाज यहाँ पर इस मामले को लेकर था, इस चीज को लेकर था कि यहाँ बिजली प्राइवेट इदारे को दी गई है। इस तरह से उन्होंने कहा कि वो पीडीडी के साथ काफी वक्त से वाबस्ता है और जिस तरह से वो बिलों की अदायगी पीडीडी के साथ यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ जब उन्हें वो फराहम करते थे बिल, तो उसके बाद उसकी अदायगी की करते थे, तो उसी रिवायत को जारी रखते हुए वो आगे भी बिलों की अदायगी पीडीडी से ही करेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि जहां खबरें मिल रही कि अब यहां इसे प्राइवेटाइज किया गया है, तो इस कदम के खिलाफ वो आज सड़कों पर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए। प्राइवेट पावर वापस प्राइवेट पावर मुश्किल फीस भराव तथे भराव ना यह तार वार कश्मीर पावर दिमा पंजाबस दिमा मोजस आराम ये तुलवा सख्ती भरवा फीस क्या मान तो कहें सान लाश पेन एहतजाज कर अगर मरो तो बस अगर लाश पेन जनान मरन हज दिमो लगे ये पावर ये वटन तार पार लाजम तम तार ये पान इन जाल जान चलिए शोपियां की खवातीन काफी शदीद नवियत का एहतजाज कर रही थी और किसी भी हद तक जाने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन बात बड़गाम की करते हैं, क्योंकि बड़गाम के अंदर जो मेन टाउन बड़गाम के लोग हैं उन्होंने शिकायत की है। उनकी शिकायत है कि 1 साल पहले सीआरपीएफ कैंप के कयाम के लिए उनसे जमीनें मांगी गई और उन जमीनों के इवज उन्हें 65 लाख रुपए फी कनाल के हिसाब से मुआवजा देने की बात भी उस वक्त तय हो गई थी। ताहम उनका अब ये गिला है, उनकी ये शिकवा है कि इस पर अभी तक कोई फैसला यानी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो ना ही इस जमीन पर कोई काम कर पाते हैं, ना ही वो इसकी खरीदो फरोख्त कर पाते हैं और ना ही इस पर कोई ढांचा बना पाते हैं। बल्कि उनका कहना है कि ना ही उन्हें
इस जमीन के एवज मुआवजा भी फराहम किया जाता है। उनका कहना है कि लगभग 211 कनाल की ये जमीन है जिसके एवज उन्हें मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन 1 साल गुजर चुका है। हुकाम की जानिब से, मुतलका डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इस मामले को लेकर कोई भी बात नहीं हो रही है। यहाँ आज से 1 साल पहले डीसी बडगाम ने यहाँ के जमींदारों को इकट्ठा करके बोला था कि हमने 211 कनाल लैंड सीआरपी के लिए लिया है। उस टाइम लोगों के साथ मीटिंग हुई, रेट फिक्स हुआ, 65 लाख रुपए के हिसाब से इन्होंने रेट फिक्स किया। आज तक कोई डिसीजन उन्होंने लिया नहीं। ना हम उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना किसी को बेच सकते हैं। हम हैं। तो नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत। इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।